स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम लोग एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में स्टडी करेंगे। उसको करने से पहले थोड़ा सा हम पीरियोडिक टेबल के बारे में जान लें। बच्चों, ये हम पीरियोडिक टेबल बाद में स्टडी करेंगे, थर्ड चैप्टर है हमारा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों ने एटॉमिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में आपने एटॉमिक मासेस के बारे में किया था कि जो स्टार्टिंग पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मासेस पर डिपेंड था। मेंडली पीरियोडिक टेबल जो है पर्टिकुलरली वो एटॉमिक मास पर था। और उसके बाद जो ये जो अभी पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं आप लोग, ये दिस इज़ बेस्ड अपॉन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और ये बेस्ड था एटॉमिक नंबर पर। पहले वाला कौन सा था? एटॉमिक मासेस पर। ये एटॉमिक मास चीज़ क्या है? अगर आप लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखें तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये जो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो ऊपर देख रहे हैं आप लोग, दीज आर द एटॉमिक नंबर्स, और ये जो नीचे है ये एटॉमिक मास है। ठीक है, आज हमने यही एटॉमिक मास स्टडी करना है। अगर हम लोग पीछे डिटेल में जाएं तो आप लोगों को पता होगा कि न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो बना होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, और जो टोटल भार होता है, रदरफोर्ड ने हमें बताया था कि टोटल वेट जो होता है, जो टोटल मास होता है, दैट इज़ कंसनट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन्स में जो है मास मैटर नहीं करता है। ठीक है, मास जो होता है वो न्यूक्लियस के कारण ही होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, ये जो मास है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करते रहते हैं, ये कंटिन्यूसली ऐसे मूव करते रहते हैं, ये समझ गए। तो ये हम मास, इस मास ये जो बीच में है आप लोग देख रहे हैं, ये इस मास को हम, ये बहुत ही माइन्यूट होता है मास जो होता है, बहुत ही इसका साइज़ जो होता है बहुत एटम में बहुत छोटा सा साइज़ होता है। लेकिन इसका जो टोटल वेट होता है वो इसी के कारण होता है, न्यूक्लियॉन्स के कारण होता है। न्यूक्लियॉन्स को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन का कम्बिनेशन क्या कहलाता है? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो इसी का आज हम स्टडी करेंगे क्या होता है एटॉमिक मासेस। ठीक है, एटॉमिक मास को अगर हम बोलें तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। मतलब एक एटम का जो मास है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एटॉमिक मास। ठीक है, तो वो जो मास होता है दैट इज ड्यू टू न्यूक्लियॉन्स, पहले बताया मैंने आपको। तो इसको अगर हमने निकालना है तो जैसे हम मास की बात करते हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है MLT, मास, लेंथ और टाइम, तीनों पढ़े थे हमने। बेसिक यूनिट्स पढ़े थे हमने, फंडामेंटल यूनिट पढ़े थे ये, और बाद में इनको बेसिक में कन्वर्ट किया गया था, याद होगा आपको। तो MLT में ये जो मास होता है, जो मास को हम लोग या तो एटॉमिक मास में यहाँ पर करेंगे अगर एटम का निकाल रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर यूनिफाइड मास जो बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था, या डाल्टन में। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर मेन जो समझने वाली बात है वो क्या है? आपने पीरियोडिक टेबल देखा, पीरियोडिक टेबल में जितने भी यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये जो नीचे है मास दिख रहा है आप लोगों को, ये जो मास है दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ यूनिफाइड मास। ठीक है, ये ग्राम में नहीं है बच्चों, याद रखना आप लोगों ने। जैसे ये बोरोन है 10.31, कार्बन है 12.011, ये क्या है? दिस इज़ द यूनिफाइड मास, या इसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, लेकिन ये जो एटॉमिक मास यूनिट है, जैसे 1 किलोग्राम में, क्योंकि हमारे पास तो अगर हम पीछे आपने पढ़े होंगे यूनिट्स में, तो आपको पता है कि हमने मास को किस में करते थे? किलोग्राम या फिर ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो AMU में कितने ग्राम्स होते हैं? समझ गए? हमने यही फाइंड आउट करना है कि एक AMU में, एक एटॉमिक मास यूनिट में कितने ग्राम होते हैं। इसको कैसे हमने स्टडी करना है, ये आपने ध्यान देना है यहाँ पर, और ध्यान से समझना है। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट इस पे लेवल पर चलते हैं। अभी यहाँ से आपको कोई भी एटम आ गया, जैसे कार्बन की बात करते हैं या फिर हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो ऐसे तो नहीं है कि कार्बन से एक एटम निकाला और उसको वेट कर लिया और उसका मास मेजर कर लिया। ये पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपने यहाँ से एटम निकाला और उसका आपने वेट मेजर कर लिया। ठीक है, क्योंकि एटम इतना माइन्यूट होता है, इतना छोटा होता है कि उसको आप लोग अलग से निकाल के उसको वेट नहीं कर सकते थे। और ये पुरानी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जब कि एक तोलने के लिए क्या है, एक तराजू का इस्तेमाल होता था, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ? इट वॉज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट ए सिंगल एटम एंड वेट इट। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ हाइड्रोजन। अब एक्सपेरिमेंटली तो ये बाद में एक्सपेरिमेंट किए गए, और इससे पता चला कि जो हाइड्रोजन का एटम का मास है, एक्चुअल मास कितना होता है? 1.672 × 10⁻⁻⁴ ग्राम।
ये दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल मास। ठीक है, अब ये मत पूछना कि एक्सपेरिमेंटल मास कैसे आपने निकाल लिया, क्योंकि हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट होते थे, ये आपके सिलेबस से ही बाहर है। लेकिन इतना आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एक्सपेरिमेंटल मास वो निकाला जा सकता था, और वो मास था एक्सपेरिमेंटल मास जो है वो दैट कम्स आउट टू बी 1.672 इंटू 10⁻24। और भी मास, एटॉमिक मास ऐसे ही निकाले गए, किसकी सहायता से, हमारे जो यहाँ से एक्सपेरिमेंट जो होते हैं उसके द्वारा हमने ये निकाले, साइंटिस्ट ने निकाले। ठीक है, तो ये बहुत छोटा होता है, इतना छोटा मास जो है वो आइसोलेट नहीं किया जा सकता। तो इसको अगर देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना आपने, कोई भी मास हम लोग बाज़ार से सामान लेने जाते हैं, जैसे आपने मान लो फ्रूट लेने गए आप लोगों ने एप्पल्स खरीदने हैं। ठीक है, तो आप जब एप्पल खरीदते हो तो ऐसा तो नहीं होता कि एप्पल के बदले में एप्पल तोल में डालते हैं। ठीक है ना, तराजू में एप्पल के बदले एप्पल तो नहीं डालते आप लोग। तो एप्पल लेने के लिए अगर तोलने हों तो उसके लिए एक रिलेटिव मास लिया जाता है। रिलेटिव मास क्या होता है, उसी के बराबर एक मास लिया जाता है। जैसे 1 किलो का बट्टा जिसको बोलेंगे, एक केजी का बाट ले लिया। ठीक है, उसको एक साइड डालते हैं और दूसरी साइड के डालेंगे एप्पल डालेंगे। हमने अपना भी वेट निकालना होता है, तो क्या होता है, हम उसको किससे कितना वेट हम उसके ले रहे हैं, उसके रिगार्डिंग कितना वेट ले रहे हैं, तो वो जो हम लोग उसको डालते हैं, वो जो आप लोग बोलते हैं कि 1 केजी का वेट डाला उसने, वाट डाला, वो क्या है, वो दैट इज़ नोन एज द रिलेटिव मास। ठीक है ना, उससे रिलेट करने वाला मास। तो ये रिलेटिव मास भी ऐसे नहीं होता बच्चों, आपको शायद पता नहीं होगा कि फ्रांस में जो है वेट एंड मेजरमेंट का ऑफिस है, वहाँ पर ये जो पूरे जितने भी शुरू में बोलते हैं कि प्लेटिनम का एक जो 1 केजी का वाट लिया गया और वहाँ उसको मापा गया, उसका तोल जो है उसी के रिगार्डिंग में सारे तोल जो हैं वो पूरे 61 कंट्रीज़ आर दियर, ये 161 देश हैं उसके, जिसमें कि एक इंडिया भी है। तो वो सारे उसमें बांट दिए गए कि हाँ ये जो 1 किलो है वो जो बाकी जो है उसको लोहे के जो हम लोग बार बनाते हैं, वो जो वेट है वो सेम होगा। तो हम क्या किससे रिलेट करते हैं, उससे रिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं, और उस वाट से हम लोग बाकी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव मास। तो यहाँ पर भी क्या था कि हमने एक एलिमेंट को मान लिया। ठीक है, कि हमें कोई ना कोई 118 एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट जो हमें मानना पड़ेगा, उसी के एटम के बदले में हमने बाकियों को मापना है कि उनका बाकियों का वेट कितना होगा। और मैंने आपको पहले बताया कि वो हमने AMU में कर रहे हैं हम लोग ग्राम में तो निकाल लेते थे कि एक्सपेरिमेंटली तो वो हो गया, लेकिन हमको एक ऐसा एलिमेंट चाहिए था, उसके मुकाबले हमने बाकियों का जो वेट है वो निकालना था, एटॉमिक मास निकालना था। ठीक है, तो उसके लिए क्या था, सबसे पहले निकालने के लिए कुछ शर्तें रखी गई कि क्या क्या होना चाहिए उसमें। बच्चों आप लोग क्लास में मॉनिटर भी चुनते हो ना, मॉनिटर बनाते हो ना क्लास में, तो वहाँ पर भी मॉनिटर बनाने के लिए भी आप लोग कुछ शर्तें रखते हो कि हाँ ये उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तब वो मॉनिटर बनेगा। तो यहाँ भी हमने रिलेटिव मास कोई एक ऐसा एलिमेंट चुनना था जिसका हमने रिलेटिव मास लेना था। तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए थी, और क्वालिटीज़ जो है वो किस किस तरह की होनी चाहिए थी। फर्स्ट क्वालिटी इज़ अबंडेंस, कि अबंडेंस का मतलब होता है बहुतायत में। ठीक है, तो क्लास में जैसे आप चुनेंगे तो अवेयरनेस और अटेंडेंस मान लो, उस अगर आपने कौन सा ऐसा स्टूडेंट चुनना है जिसकी अटेंडेंस जो है पूरे साल में अच्छी होती है भाई, हाँ ठीक है, इसकी अटेंडेंस जो है वो अच्छी है, 100% भी हो सकती है, 100 में से 99 भी हो सकती है, ये पूरा साल आता है स्कूल में। तो यहाँ पर भी क्या कोई ऐसा एलिमेंट देखना था कि वो जो है हर जगह पाया जाता हो, उसकी अबंडेंस हो। ठीक है, दूसरा नॉट लीस्ट एक्टिव। अब आपने ऐसा भी मॉनिटर नहीं चुनना जो कि कुछ बोले ही ना, मुंह से बात ही नहीं करता हो। ठीक है, वो कोई लड़ता रहे झगड़ता रहे, आपने कुछ भी नहीं उसने कुछ भी बोलना ही नहीं है, किसी को रोकना ही नहीं, तो लीस्ट रिएक्टिव कुछ करेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या है, नॉट हाई रिएक्टिव। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी को पकड़ा हो चपेट मार दी। तो एलिमेंट भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर किसी के साथ एकदम भड़कीला हो, एकदम रिएक्टिव हो, जो रिएक्ट कर जाए और सही ढंग से वो काम ना करे। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और जो है नॉट सो मैनी आइसोटॉप्स, ज़्यादा आइसोटॉप्स भी नहीं होने चाहिए, ऐसा भी हमने चुनना है जो जिसके कि ज़्यादा आइसोटॉप्स नहीं होने चाहिए। तो क्लास में हम मॉनिटर चुनेंगे तो हम बोलेंगे कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिसके भाई बहन ज़्यादा हो क्लास में। आइसोटॉप समझते हैं ना आप लोग, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 1H1 1H2 1H3। एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो है तो एक ही फैमिली से, मतलब एटॉमिक नंबर सेम ही है। तो वहाँ पर भी क्या है कि एक ही फैमिली के नहीं होनी चाहिए, फिर तो वो क्या करेगा मॉनिटर, कैसा मॉनिटर होगा, वो तो उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो हमने भी यहाँ पर भी साइंटिस्ट ने क्या किया कि ऐसा कोई एलिमेंट हो जिसमें ये सारी ही प्रॉपर्टीज़ हो।
ठीक है। अब अबंडेंस में पहले पहले कौन सा एलिमेंट लिया गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बोला गया कि ये सबसे छोटा है, लाइटेस्ट है, तो इसका एक मान के चलेंगे और हम बाकियों को सारे उसी के रिगार्डिंग। तो हीलियम को क्या हो, उससे डबल है तो हीलियम का 2 आएगा, हाइड्रोजन से उसका ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन की क्या बात थी, हाइड्रोजन जो था वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं था, वो हर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता था, तो वो लीस्ट रिएक्टिव की बात आ गई, तो उसमें कामयाब ही नहीं था। और फिर उसके आइसोटोप्स भी थे 1s1 1s2 1s3, ठीक है। तो वो 2 चीज़ों में फेल हो गया, तो वो कामयाब नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऑक्सीजन को लिया गया, बोला गया कि ऑक्सीजन को हम लोगों ने रिलेटिव मास उसका लेके चलेंगे। तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ये थी कि ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स थे, ऑक्सीजन के O16 O17 O18, तो वहाँ पर वो भी था, तो वो रिएक्टिव था, ठीक था, रिएक्ट कर जाता है, आपको पता है ऑक्साइड्स के ही बनाता है ऑक्सीजन रिएक्ट करके। लेकिन उसके जो है आइसोटोप्स बहुत ज़्यादा थे। तो कंडीशन जो फुलफिल जो कर रहा था, वो क्या कर रहा था, कौन कर रहा था, 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने C12 तो क्या हुआ, हमने क्या लिया, C12 का आइसोटोप लिया, ठीक है। C12 आइसोटोप में लगभग सारी क्वालिटी थी, और अबंडेंस जो सबसे पहली क्वालिटी क्या थी कि अबंडेंस इसकी क्या थी 98.98%, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस थी इसकी, लगभग 99% ये था। और बाकी C13 C14 जो है वो थे आइसोटोप्स। अब आप बोलेंगे कि इसके तो आइसोटोप्स थे, तो आइसोटोप्स थे बेशक, लेकिन इसके आइसोटोप जो है वो बहुत, उनकी जो है क्वांटिटी जो है वो बहुत ही कम थी, ठीक है। अबंडेंस ज़्यादा नहीं थी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी, समझ गए। तो ये इसलिए इसको किसको चूज़ किया गया, C12 कार्बन को चूज़ किया गया, ठीक है। तो अब मॉनिटर चुन लिया गया C12 कार्बन। अब यहाँ पर हमने क्या मान के चले हम लोग कि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने क्या मान लिया कि आपको पता है कि कार्बन जो है वो C12 है, तो 12 को हमने क्या किया कि हमने बोला कि 12, ये जो 12 एटॉमिक मास यूनिट है, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 कार्बन एटम। आपने ये है कि एक कार्बन एटम जो है, मान लो कार्बन एटम जो है उसके माइन्यूटली में आप गए तो उसका वेट किसके बराबर होगा, 12 AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। ये याद रखना आपने कि 1 कार्बन एटम का वेट कितना है, 12 एटॉमिक मास यूनिट। तो एक का कितना हुआ, यहाँ बात आती है कि एक एटॉमिक मास यूनिट कितना हुआ, 1/12, ठीक है। 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन C12 एटम, 1/12 इंटू कितना हुआ, 1 वेट ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है। तो एक कार्बन एटम का जो वेट है उसको डिवाइड कर दिया अगर 12 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट। और आपको पता है कि वेट ऑफ 1 कार्बन एटम तो निकाल ही सकते हैं ना, एक्सपेरिमेंटली मैंने आपको पहले बताया कि वेट ऑफ 1 कार्बन एटम कितना होता है, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का अगर वेट निकाला जाए तो 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, उसी तरह C12 कार्बन का वेट कितना होता है, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है। ये तो हमें पता था, एक्सपेरिमेंटली मैंने बताया कि यहाँ से निकाल सकते थे। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर आता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये वाली चीज़, ठीक है ना। हमें पता है, हमें पहले पता था कि हमने क्या किया था, हमने किया था कि हमें ये पता नहीं था कि 1 एटॉमिक मास यूनिट ग्राम में कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास ये कैलकुलेशन आ गई कि हमारे पास कितना होता है, ये 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये बच्चों स्टार लगा लो यहाँ पर, इसको आपने याद करके रखना है कि ये कितना होता है, ठीक है, कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। अब आपको अगर आपने कन्वर्शन फैक्टर किए हैं, आपको याद है कन्वर्शन फैक्टर में, तो आपको पता है कि अगर हम लोग 1 किलोग्राम को अगर 1000 ग्राम के बराबर मानते हैं तो कन्वर्शन फैक्टर कितना निकालते थे, यहाँ हम 1000 ग्राम ओवर 1 किलोग्राम, ऐसे बोलते हैं 1000 ग्राम ओवर 1 किलोग्राम। तो वो क्या आ गया आपके पास, कन्वर्शन फैक्टर आ गया। फिर आपको आसानी क्या होती कि आपने अगर 2 kg को आपने ग्राम्स में कन्वर्ट करना होता तो आप सीधे किससे मल्टीप्लाई कर देते, कन्वर्शन फैक्टर से, याद होगा आपको, आपने पीछे किया है। तो 1000 ग्राम ओवर 1 किलोग्राम, तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, 1000 से 2 को मल्टीप्लाइड किया तो 2000 ग्राम, याद है आपको कन्वर्शन फैक्टर,
ठीक है। अगर नहीं किए तो आपने मेरे पिछली वीडियोस देखना, वहाँ से आपको कन्फर्म हो जाएगा कि कन्वर्शन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से कन्वर्शन फैक्टर आ गया, क्या आ गया कि हमारे पास कन्वर्शन फैक्टर इज इक्वल टू 1 AMU इंटू 1 AMU डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है, ग्राम। ये हमारे पास कन्वर्शन फैक्टर आ गया। तो यहाँ से देखिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जैसे हम लोग मान लो हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक मास हमें पता ही है, ठीक है, लेकिन हमने हाइड्रोजन के ये जो एटॉमिक मास है इसको हमने एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करना है। जो हाइड्रोजन का एक एटम है जो हमने एक्सपेरिमेंटली जिसका की वेट हमने निकाला था, निकाल सकते हैं, जो साइंटिस्ट निकाल सकते हैं, उसको हमने एटॉमिक मास यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। हमारे पास कन्वर्शन फैक्टर है तो 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और जो उसको साथ में हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, कन्वर्शन फैक्टर के साथ। ठीक है, अगर ग्राम को हमने AMU में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या इसको किससे, कन्वर्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया ग्राम को AMU में कन्वर्ट करने के लिए। तो 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ, कन्वर्शन फैक्टर कितना है 1 AMU डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है, ये हमारे पास ग्राम है, ये ग्राम होगा यहाँ। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, AMU से देखो यहाँ ग्राम से क्या हो गया, ग्राम कैंसिल आउट हो गया, और 1.672 को हमने 1.66 से जब हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करके, क्योंकि हमें लगभग सेम ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ 1.008 AMU, क्योंकि ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास AMU बचा। तो कितना हुआ, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1.008 इन द फॉर्म ऑफ U लिखते हैं हम लोग, यहाँ ग्राम नहीं लिखते। याद रखना आपने कि मैंने आपको पहले पीरियोडिक टेबल में बताया कि हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं हम 1.008 यूनिट, यूनिफाइड मास, या फिर AMU भी बोल सकते हैं उसको, जो जैसे पहले बोला जाता था। उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा आपको। उसी तरह आगे क्या है हमारे पास, अगर हमने जैसे इसका निकालना है एल्यूमिनियम का निकालना है, हमने ग्राम जो है एक एटम का मास जो है वो कितना आ गया उसके पास 4.48 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये एक्सपेरिमेंटल मास है एक एटम का, एल्यूमिनियम के एक एटम का। लेकिन अगर हमने इसको AMU में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास कन्वर्शन फैक्टर है, तो हमने क्या करना है 4.48 इंटू 10⁻⁻23, और इसको मल्टीप्लाई कर दो कन्वर्शन फैक्टर से, करके देखना आपने, कैलकुलेट करके देखना कैलकुलेटर से। तो हमारे पास कितना आएगा, ये 26.9 समथिंग 98 समथिंग आएगा, मतलब अप्रोक्स लगभग कितना आया 27 AMU यहाँ से आएगा, समझ गए। तो जितने भी, क्योंकि हम लोगों को एटॉमिक मास जो एक एटम का निकालना आसान होता था, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ AMU निकालना मुश्किल होता था। तो हमारे पास क्योंकि AMU का हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। बच्चों इसको याद रखना, ये आपने जब आपके पास ये होगा और कन्वर्शन फैक्टर होगा तो आप लोग यहाँ से इसको आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। मुझे आपने यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करना है, और नीचे जो है कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट भी देखने हैं कि आपको क्या क्या चीज़ समझ आई है, क्या क्या नहीं आई है। आगे से हम लोग अभी रेगुलर वीडियो निकाल रहे हैं, ठीक है ना। रेगुलर वीडियो पाने के लिए आप लोगों को